हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जानदार तरीक़ा से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम आए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 2026 फाइनल एग्ज़ाम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर संपूर्ण एसएसटी स्पेशल टेस्ट पूरा किताब का निचोड़, ये पेपर में छपने वाले सवाल आपको मिलेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप बहुत उम्मीद रखिए कि 2026 में बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ये पूरी गारंटी या दावे के साथ आपको कहा जा रहा है। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर सेट कराए जाएंगे। सारे सेट को अगर आप लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो बहुत उम्मीदें हैं कि आपसे एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा और किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए आज शुरू करते हैं जल्द से जल्द। आज हम यहाँ पर देखेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आप एक एक सवाल को आप याद करते रहिए। याद है तो अच्छी बात है और इसको आप रिवीजन करते रहिए। नहीं याद है तो आराम से चीज़ों को याद करते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है कहा गया है कि जर्मनी, ध्यान से दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो आपने अगर यहाँ पर पढ़ाई की होगी तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि इटली और जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध जो आपका देश था वो आपका था ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, जो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का आंसर हो सीधा हम आंसर पर बात करते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे। सारे ऑप्शन को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन दोस्तों किस चीज़ की एक संस्था थी, तो आपको सीधा याद रखना है कि जो जालबेरिन थी बेसिकली एक व्यापारियों की क्या थी, तो ये आपका हो जाएगा एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो जालबेरिन क्या थी, एक संस्था थी। तो कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों की। तो आपको याद रखना है कि जालबेरिन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी इससे सवाल पूछे गए हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि साम्यवादी शासन, जो कहा गया है पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था बेसिकली वो आपका हुआ था कहाँ पर, रूस में। कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। जैसे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेसिकली पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली पर आपको कहा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर को हो जाएगा सी, यानी पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, पुर्तगाली, आपको याद कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं पर हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। तो गदर पार्टी की स्थापना बेसिकली यहाँ पर लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर, बिना समय को गवाते हुए फटाफट आप देखते चलते हैं सारे क्वेश्चनों को, ताकि कम समय पर ही आपके पूरा जो ये क्वेश्चन हो ये खत्म हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये भाई मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 1929। ठीक है, एक मिनट, इसका जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1929। इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा 1929, आपको याद कर लेना है। इसमें जितने भी 100 सवाल आपको कराए जाएंगे सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एग्जाम में
रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर अब तक आपने याद नहीं किया हो तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बेसिकली बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे, इसका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो हो जाएगा बेसिकली एक नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है, इसको नवीकरणीय, बिल्कुल सही इसको कहा जाएगा नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको कहेगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यानी काली मिट्टी को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। काली मिट्टी में आपको एक पॉइंट और इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि काली मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसल का नाम बताए। तो इसमें काली मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलों में आपको नाम याद रखना है कपास, ठीक है। कपास की खेती जो होती है बेसिकली, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बाकी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे बहुत जल्द ही, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखते रहिए। और आपकी एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना जरूरी है। और इसमें से बहुत सारे सवाल आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बाकी आपको आगे और भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो देश के बांधों को ये पंडित नेहरू जी के द्वारा बेसिकली देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12। अब क्वेश्चन नंबर जब आपका 12 है, इसमें हम देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य आपके यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो आपको रबी फसल बेसिकली बताना है। तो रबी फसल में आपका हो जाएगा बेसिकली गेहूं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे खरीफ फसल पूछा जाता है खरीफ, तो उसमें आपका आ जाता है यहाँ पर बेसिकली धान, ठीक है। तो याद रखना रबी फसल में आपका आता है गेहूं, ठीक है। और रबी फसल में बेसिकली आपको और भी बहुत सारे फसल आते हैं, जैसे इसमें आपके आगे तिलहन, तिलहन में जितने भी फसल इसमें आपके आते हैं तिलहन में, वो भी सारी फसलें आपके रबी फसल के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपके पास अंतिम समय है, इन सारे कीमती समय को आप इन सारे क्वेश्चनों को याद करने में लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें है कि इस बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो सबसे अधिक जो होती है यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर कितना है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पर आपको मिलेगा ए नंबर, इसका रोहतास हो जाएगा, ठीक है। रोहतास में सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि संघ सरकार का एक उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, इन 3 ऑप्शनों में अमेरिका सबसे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में जो है बेसिकली औरतों को कहाँ पर संस्था में मिली है। तो बेसिकली पंचायती राज संस्था है इसका, बिल्कुल बिहार बोर्ड का ऑफिशियल के हिसाब से इसका आंसर डी एकदम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले कहाँ पर पड़ी थी। तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटेन को ही बेसिकली इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन को ही बेसिकली इंग्लैंड या ब्रिटिश, अंग्रेज, इन नामों से इसको जाना जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार को ही बेसिकली, हमारा जो बिहार है बेसिकली उसी को कहा जाता है बेसिकली एक पिछड़ा हुआ राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसको
इसके ऊपर स्टार बना देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष ये हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि है इसी को भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको याद कर लेना किसी भी हालत में। अगला क्वेश्चन नंबर पर आपको देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20, सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के आभूषणों की शुद्धता मापी जाती है बेसिकली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, हॉलमार्क से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हॉलमार्क से बेसिकली सोने की शुद्धता की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? भाई बहुत बार पूछा गया है। यूरोप का जो मरीज है बेसिकली वो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, तुर्की इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत हद तक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बेसिकली बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ये आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा गया होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है उसी में आपको रक्त एवं लौह की नीति के बारे में पढ़ा गया था। बिस्मार्क की एक नीति थी, हालांकि इसके बारे में आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा तो उसमें हम बता देंगे। ऐसा ये नॉर्मल सा, अगर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको भी बताने लगे तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो बेसिकली हुई थी 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है, आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप कीजिए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा सी, यानी दांडी मार्च 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बेसिकली शुरुआत होती है। और इस दांडी मार्च को ही बेसिकली नमक कानून के नाम से, नमक सत्याग्रह का नाम से भी बेसिकली उसको जाना जाता है, ठीक है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी के बीच 240 मील की दूरी पैदल चल के महात्मा गांधी के द्वारा, और जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसके पीछे की देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो कहानी इस वीडियो में बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी क्वेश्चन पर आपको उतना समय नहीं ले रहे और हर क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों के बारे में मुझे नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, टाटा आयरन एवं म्यूचुअल कंपनी की स्थापना की गई थी? तो टाटा एवं आयरन कंपनी की स्थापना बेसिकली कब की गई थी? 1907 में। का भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम बहुत है, इसको अगर आप याद कीजिएगा तो अच्छा है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मरुस्थली मृदा का विस्तार निम्न में से कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि आप सबको जानते हैं मरुस्थल का मतलब ही होता है कि भाई ऐसी मिट्टी जिस पर क्या हो, फसलें ना होती है, उसको मरुस्थल कहा जाता है। तो आपको सबको जानते हैं कि राजस्थान है जिसमें आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 28, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो इस क्लास को कम से कम थोड़ा सीरियस होकर आप जरूर देखिए, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे ना छूटे, ठीक है भाई। अगर आपको याद है तो अच्छा है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद करते हुए चलिए, नहीं तो बहुत दिक्कतें आपको होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इस पर जो समय दिया गया है उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तैयार हुए हैं, ठीक है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी, सोपानी कृषि हो जाएगा
उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा क्या है फेमस है सोपानी कृषि, ठीक है। इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी आगे करेंगे, बाकी सब्जेक्टिव में इसके ऊपर चर्चाएं होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो कि हर बार बिहार बोर्ड में लगभग पूछे गया सवाल है आपका। कागज का आविष्कार हो, मुद्रण का आविष्कार हो, ये सबसे पहले इसमें आपको आंसर टिक लगा देना है चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं हम 30, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भाई ये तो बच्चा भी बता देगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसको भी आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं भाई आप में से कितने लोगों को याद है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, 1 मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा डी एकदम 7%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी 7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको याद करते रहना है, ठीक है। हम काफ़ी समय कम लेंगे, और इन काफ़ी समय कम के बाद इस चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी, लोहा, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, लोहा को खनिज की जननी कहा जाता है। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको क्या कहा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चूना पत्थर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई बिना चूना पत्थर के सीमेंट बनना क्या है, नामुमकिन है। तो सीमेंट उद्योग में सबसे जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34, मैं दोस्तों बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त यार है सबके पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कहा गया भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, आसान क्वेश्चन है, तारापुर में किया गया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं हम यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना, इसका हो जाएगा आंसर बिल्कुल सतलज नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 36, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपका हो जाएगा बेसिकली हमारे बिहार में ही है, पटना में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पटना, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार थोड़ा सा स्पीड में करके देखिए तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा ही है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद बेसिकली इंसान के द्वारा फैलाई जाती है, तो ये आपका क्या है, एक मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी ये तीनों आपके ऊपर के जो है ये प्राकृतिक आपदा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 38, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई इसका नॉर्मल आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना, ठीक है। समुद्र के तलहटी में भूकंप आने को ही हम क्या कहते हैं, बेसिकली सुनामी कहते हैं। आसान क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई कहते हैं, तो ये सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बना देते हैं स्टार मार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 में बेसिकली आपको कहा गया है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 1980 में की गई थी, ठीक है। आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ चीज़, एक बार में अगर आपको याद नहीं हो रही तो वीडियो को 2 बार 3 बार आराम से
स्पीड में 2x करके देखिए ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम से पहले किसी भी तरह आपको याद कर लेना है, ठीक है। भरोसा रखिए, इससे क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा। आपको अभी भी कुछ सेट और करवाए जाएंगे, ठीक है। और हम खुद चाह रहे हैं भाई कि आपका टाइम इसमें कम लगे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताते जा रहे हैं। अभी इसको सिर्फ नोट करने की जगह इसको सिर्फ आप याद कीजिए तो ही फायदेमंद है, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सीधा पढ़ेंगे और इसका जो सही आंसर होगा सिर्फ उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा, आपको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है 41 का हो जाएगा पर आपका सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर पर आपका आ जाएगा 42। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी 1970 के दशक में। इसका क्या हो जाएगा 1970 के दशक में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया आपको बेसिकली कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट बहुत बार पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 43 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ काटने से रोकने के लिए इस आंदोलन को बेसिकली चला गया था उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 44। और ये जो क्वेश्चन है भाई इस पर भी आप स्टार मार्क लगा ही दो क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आपको बताना है तारी विरोधी आंदोलन जो था ये बेसिकली आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं लेकिन आपको गलती नहीं करना, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस पर बिहार लगा देते हैं लेकिन बिहार नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के कितने अंग है? 5 अंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद कर लेना कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। याद करते हुए चलना है सीधे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ उसको आपको याद करते रहिए। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, जिसका आंसर हो जाएगा ए 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो एक भी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था, ठीक है। हनोई समझौता बेसिकली ये कब हुआ था? तो हनोई समझौता आपका हो जाएगा 48 का बी 6 मार्च 1946 को। हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च 1946 को। साल भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है। आगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। जर्मनी के ट्रियर प्रांत में बेसिकली कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? भाई ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो 50 का आपका हो जाएगा बी टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है। टॉल्स्टॉय की रचना हो जाएगा वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, ठीक है। सारे क्वेश्चन भाई काफ़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपको इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाल्मीकि नगर, ठीक है। वाल्मीकि नगर यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये हो जाएगा र से राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा र से राजगीर, ठीक है। र से रज्जू मार्ग, र से राजगीर, याद कर लेना है। आगे ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसमें मेहनत किया गया है भाई, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में बेसिकली तीसरा स्थान है, इसको आपको देख लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाई तो अब इसका पहला देश कौन सा है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 54। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो आपका हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि आप जानते हैं जो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से ही बेसिकली एल्युमिनियम बनाए जाते हैं, चूँकि इसी बॉक्साइट से ही आपकी क्या प्राप्त होती है, बॉक्साइट से बेसिकली आपको एल्युमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है, बॉक्साइट इसका क्या कच्चा माल है जिससे आपको ये अयस्क है आपका बॉक्साइट है जिससे आपको एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक यहाँ पर आपके हो जाएंगे 55 का ए कांशीराम। ठीक है, कांशीराम इसका बिल्कुल हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन नंबर है पर आपका 56 में कहा गया इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भाई अपना भारत ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर बहुत बार पूछा भी गया तो थोड़ा आपको देखना है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था किसको कहा जाता है, यानी कौन शेयर बाजार को बेसिकली ऑपरेट करता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी सेबी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस पर आरबीआई टिक कर देते हैं, तो इसका आंसर आरबीआई नहीं होगा बल्कि इसका आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी के द्वारा ही बेसिकली शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है क्या है सबसे अधिक है भारत में, उसका आंसर आपको बेसिकली बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है बेसिकली गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे ज़्यादा है, और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, टोटल जनसंख्या जो आपकी होती है, यानी किसी राज्य की या किसी देश की टोटल इनकम में जब उस राष्ट्र की या उस क्षेत्र की टोटल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आसान क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख लेना है थोड़ा सा। आगे अगला क्वेश्चन आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए पर्यावरण से। ठीक है, पर्यावरण से आपको हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों पर टाइम नहीं लेते हैं, थोड़ा सा तेजी में हम देखते हैं। ठीक है, ताकि आपका समय बच सके और आप अपने पढ़ाई पे बाकी समय को लगा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भाई देखो, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसको आरबीआई को ही कहा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। थोड़ा सा इसको याद कर लेना, आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर, अब इसके लिए हमको जाना होगा दूसरे पेज पर। अगला आपके स्क्रीन पर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हिंद स्वराज पुस्तक के हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछे गए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंद स्वराज का जो बेसिकली दोस्तों लेखक का आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिना समय का होता है अगला क्वेश्चन नंबर पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। कहा गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो भी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह में इनको ये दिया गया। तो 62 का ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। आसान क्वेश्चन। अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 63, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये बेसिकली सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में इसको बेसिकली पारित किया गया था। आपको याद रखना। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक ठाक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, समाजवादियों की बाइबल किसको कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। ठीक है, यह दास कैपिटल किसकी रचना है, 1 मिनट, ये जो दास कैपिटल है इसके लेखक कौन है इसको आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, आपको इसका बताना है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो हम बता दें दास कैपिटल, और दास कैपिटल की रचना किसने की इसको आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं मतलब अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपको याद कर लेने हैं। याद है अच्छी बात है, रिवीजन आपका होता रहेगा, और याद नहीं है तो इसको भाई याद करते हुए चलिए। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार 3 बार जितनी बार देखनी वीडियो को देखिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया ब्रेस्ट लिटोवस की संधि बेसिकली दोस्तों ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर हम 66, कहा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रखना है कि गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल की रचना की गई थी। ठीक है, बाइबिल की गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो भाई ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो विश्व में मुद्रण की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। काफी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन कौन सा है? हालांकि ये थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन हमको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, एड्रीन। ठीक है, ये आपका साइंस का अलग ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 69 में कहा गया संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस पर कुछ कमियां रही होगी तो आपको दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, उस पर काम किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 70। और मैं थोड़ा सा आप भाई थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा इस बात पर कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ताकि भाई थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आपके पास समय कम होगा अभी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को निपटा दूँ, तो थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये तो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये एक बार बता जा चुका है। अगला, एल्युमिनियम बनाने के लिए, इसका भी आंसर आपको किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगला, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो जितने मैग्नीज का इस्तेमाल होता है वो आपका हो जाएगा 10 किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10 kg इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 73 नंबर में कहा गया कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो भाई देखो, कोयले जो होता है, कोयले ये आपके एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, ये चारों आपके कोयले के ही प्रकार है। लेकिन इन चारों में जो सबसे सर्वोत्तम यानी जिसमें से धुआं कम निकलता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपको हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? कोयले का सबसे सर्वोत्तम आपका प्रकार माना जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 74। इसमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो यहाँ पर आपको उपभोक्ता उद्योग बताना, निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 75। थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिए दोस्तों, और याद कीजिए। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि भैया दोस्त अब इसको बैठ के आप रटिए, क्योंकि एग्जाम में समय कम है। 2-3 झलक इसको देखिए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, तेज में थोड़ा सा स्पीड में देखिए, लेकिन याद कर लीजिए। आगे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 76। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पहले भी आपको इसमें वीडियो में बता चुके हैं कि भाई इसमें जो है हम खुद सारे ऑप्शनों को इसलिए नहीं पढ़ रहे भाई ताकि आपका टाइम क्या लगे, कम लगे। और अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भाई लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है, अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम थोड़ा सा भाई आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 76। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बिहार में खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो खाद्य कारखाना है वो बेसिकली कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में खाद्य कारखाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 77 का ए, बरौनी में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 38। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस पर भी आप स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बहुत 1 मिनट, ये स्टार तो नहीं बन गया, थोड़ा सा अब ठीक है, स्टार बन गया। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहा गया। इसका क्वेश्चन में कहा गया लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अब्राहम लिंकन के द्वारा बेसिकली ये कथन कहा गया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन। आगे क्वेश्चन नंबर 79। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भाई आप जानते हैं कि भाई भारत में ना तो एक दल है ना 2 दल है, भारत में बहुत सारी दल है आपको पाई जाती है। भारत में कुछ भी बहुत सारे दल है, जिस कारण भारत में जो है ये बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 80। आपके एग्जाम में हालांकि यही तक क्वेश्चन रहेंगे 80 तक ही, जिसमें आपको कोई 40 आपको बनाने होंगे।
हालांकि हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो भाई गठबंधन की सरकार बनाने की जो संभावना है ये आपका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 81, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो भाई किस आदमी के द्वारा ये बात कहा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल इनके एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया ये बात कि भाई बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कहा गया है कि योजना आयोग को भंग करने पर कौन सा आयोग बना? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो आंसर है आप कहाँ पर दे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, जो सेवा क्षेत्र है जिसको टर्सरी क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, तो आपका ये जो सेवा क्षेत्र है बेसिकली इसको जो है तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 83 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 क्षेत्रों में बेसिकली इसको बांटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है पर आपको 84, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो आसान क्वेश्चन है कि इसको जो आपको शामिल किया गया है इससे आपको उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, तीनों है। ठीक है, और जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का आपको अर्थ वहाँ पर बेसिकली सारे लिख के करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 85 का, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है बेसिकली ये हुई थी 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। डेट आपको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा सी, संसाधनों की खोज के लिए होता है। ठीक है, संसाधनों की खोज के लिए होता है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको इसमें बताना है कमेंट में। भाई जो भी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि भाई थोड़ा आसान क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में देना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए तो हम है ही। अगला क्वेश्चन नंबर 88, इसको देखिएगा ध्यान से, आसान क्वेश्चन है और याद नहीं है तो भाई याद करते हो चलो। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में रिजल्ट खराब होगा तो भाई वो अपना आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की जो भाई वित्तीय राजधानी है वो कहा गया मुंबई को। आसान क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? तो भाई चूंकि आप जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि भाई जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर जनता डायरेक्टली शासन का जो होता है, शासन की जो वागडोर होती है जनता जिसमें स्वयं अपने हाथों में रखती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि भाई जिसमें जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, अच्छा तो जो 89 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत में कौन सी है? क्योंकि भारत में भी आपकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई भारत में क्या होता है, यहाँ की जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है और उनके द्वारा ही देश का संचालन किया जाता है, इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 90, अंकुश लगता है कि व्यवस्था किसमें होती है? तो ये जो व्यवस्था होती है ए नंबर में सत्ता के क्षैतिज वितरण में। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 50% जो है बिहार में। आप चूँकि जानते हैं कि भाई बिहार में 50% सीट पंचायती क्षेत्र में महिलाओं के लिए है, 50% पुरुषों के लिए है। आगे क्वेश्चन नंबर 92, आसान क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो भाई ये जो रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी लगभग ठंडी के दिन में इसकी बुआई होती है। आगे, रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेशम वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है ये आपका हो जाएगा सी, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा बी, अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, अधिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 95, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो भाई सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो भाई देखिए सूखा, ये इंसान तो इसको सूखा ला नहीं सकता है, बल्कि सूखा ये प्रकृति की देन होती है, इसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 96, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
भाई भारत का प्रथम तेल शुद्ध कारखाना हो जाएगा डिगबोई। आसान क्वेश्चन याद कर लेना, डिगबोई इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर जो 97 आसान क्वेश्चन, इसका जो जवाब है आपको इसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका होता है सरपंच। इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। इस पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी आपके इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। आगे क्वेश्चन 99। भारत में नीति आयोग की स्थापना, तो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लगभग इसका भी आंसर जो आपको इसलिए भाई कमेंट में बताना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको याद होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखो भाई, जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा? ये भाई आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ होता है ये भाई आज का क्लास ख़त्म। तो भाई जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई इसके लिए बहुत सारा मेहनत किया गया है भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक भाई ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त यारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। और देखो भाई, मैं इसमें आपको कुछ और इतने मैं आपको इसमें कह सकता हूँ कि भाई वीडियो को में जितना भी आपको बताया गया है, पढ़ाया गया, इसको भाई आप याद कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं आता हो तो भाई आप कमेंट जरूर कीजिए कि भाई आपके द्वारा पढ़ाया गया सवाल नहीं आया है, तो भाई एक बार से इसको आप याद जरूर कीजिए। और इसके साथ आपको और भी बहुत सारे सेट दिए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। और सबसे पहला तो भाई आप कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का सेट आपको चाहिए, ठीक है। कमेंट कीजिए भाई, ठीक है। मिलते हैं आपके एक अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।